नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटी अपडे इंडिया। टीवीटी अपडे इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईडी ले डूबी मोदी शाह को, ममता से लेकर तेजस्वी तक हमलावर, नायडू ने भी आईना दिखा दिया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ईडी ने जो ममता बनर्जी के साथ जो कर रही थी, जो खेल की कोशिश हो रही थी मोदी शाह की, वह नाकाम हो गई। ममता बनर्जी के आईटी सेल के दफ्तर में छापा मारना आईपैक के, यह भारी ही पड़ गया। पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक सड़क पर उतर गई टीएमसी। गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के सामने भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद पहुंच गए। 8 सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया धरना प्रदर्शन करने की वजह से। यह प्रशासन की जिस तरह से यह शक्तियां नजर आती हैं, या मोदी शाह का जो यह रवैया नजर आ रहा है, ईडी का इस्तेमाल जिस तरह से किया जा रहा है, फाइल चुराने के लिए ईडी को भेजा गया था। सोचिए, ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है। तो यह मतलब ईडी का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का, ब्यूरोक्रेसी का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका पूरा खुलासा ममता बनर्जी ने कर दिया, आईना दिखा दिया। लेकिन तेजस्वी यादव को भी लैंड फॉर जॉब मामले में अब घसीटने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर के वह सरकार बनाने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव मिल जाते हैं 25 विधायकों के साथ, तो मोदी और शाह की छुट्टी बिहार से हो जाएगी। जो इतना हजारों करोड़ खर्च किया, तामझाम किया, वोट चोरी किया, चुनाव आयोग को मिलाया, सारा मिटिया पलित हो जाएगा मोदी शाह का। और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले नहीं हैं, और तेजस्वी ने भी खूंटा गाड़ दिया है। अब देखना यह है कि तेजस्वी डर जाते हैं या तेजस्वी सीना तान करके सामना कर पाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने किया, जेल चले गए, समझौता नहीं किया, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए क्या लालू प्रसाद यादव समझौता कर लेंगे? अगर समझौता करते हैं तो आरजेडी खत्म हो जाएगी। पार्टी टूट रही थी, 18 विधायक टूट रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बचा दिया। लेकिन लगता है कि नीतीश के रहते तेजस्वी भाजपा के बातों पर अमल नहीं करेंगे और नीतीश कुमार का साथ देंगे। अगर बिहार में सरकार गई तो केंद्र में सरकार चली जाएगी, यह तय है। यह लालू प्रसाद यादव भी जानते हैं और तेजस्वी यादव भी। लेकिन नीतीश कुमार जो कर रहे हैं बिहार के अंदर, वह भारतीय जनता पार्टी को कितना भारी पड़ेगा, यह खरवास की बात पता चलेगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने जो ईडी को धमकाया है और चुनौती दी है मोदी शाह को, एकदम कहते हैं ना कि नंगा कर देना, वह वाली हिसाब हो गई। तो ऐसे में मोदी शाह फिर भी मान जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं मोदी और शाह कि उन्हें वोट कोई नहीं देने वाला है। इसी तरह से वोट मिलेंगे, और या तो वोट चोरी कर लिया जाए, या तो फाइलों को चुरा करके उन नेताओं को खरीद लिया जाए, डरा धमका करके उन्हें बैठा दिया जाए। जैसे महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के वक्त जैसे 68 प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया। यही सारे रास्ते हैं इनके पास। लेकिन अब एक चीज ये कही जा रही है कि ज्ञानेश कुमार के 2 साल मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भारत के चुनाव प्रणाली पर विदेशी जांच होगी। विदेश की संस्थाएं जांच करेंगे कि चुनाव में गड़बड़ियां की जा रही है। किसी एक सरकार को बनाने के लिए इस बात की विश्व में चर्चा होने लगी है। सोचिए कि जो विश्व हमारे देश के टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्तों का कायल था, उनसे मार्गदर्शक मांगता था, वह अब हमारे देश की जांच करेगा। कितनी शर्म की बात है। यानी कि विश्व में इस बात की चर्चा है कि नरेंद्र मोदी संवैधानिक तौर पर चुने हुए नेता नहीं है और सरकार नहीं चल रही है देश के अंदर। हर राज्यों में तानाशाही, जबरदस्ती, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स के बदौलत, चुनाव आयोग के बदौलत, वोट चोरी के बदौलत, नोट के दम पर चुनाव जीता जा रहा है, जो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। कितनी शर्म की बात है। दूसरी तरफ मोदी का जो ईडी है, इसको इतना भारी पड़ेगा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी से पंगा लेना, यह कभी सपने में सोचा नहीं था। वैसे भी पहले भी ममता बनर्जी के बंगाल में जब ईडी कई बार गई तो सर फुड़वा करके आई है, यह तो पता था। लेकिन
पैरामिलिट्री फोर्स का खूब पूरा इंतजाम किया गया था। जब ईडी आईपैक के दफ्तर में छापा मारने गई, और आईपैक ही आईटी से का पूरा कमान संभालता है तृणमूल कांग्रेस का, और ऐसे में ईडी ने यह सपने में सोचा नहीं था कि ममता बनर्जी से पंगा इतना भारी पड़ जाएगा, लेकिन पड़ गया, हो गया। अमित शाह का छिछलेदर, सारा पोल पट्टी खुल गई, ममता बनर्जी ने खोल लिया, लैपटॉप छीन लिया, मोबाइल छीन लिया और फाइल छीन लिया, ग्रीन फाइल थी। ममता बनर्जी जो ईडी को ढूंढ रही थी, कहां है ईडी, कहां है ईडी, कहां है ईडी, ईडी नजर ही नहीं आई थी, दुम दबा करके भाग खड़ी हुई, एफआईआर ठोक दिया। अब उस ईडी को गिरफ्तार करेगी ममता बनर्जी की पुलिस। अब यह जो चीजें चल रही हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के अफसरों पर कोई सरकार ऐसा करे, एफआईआर दर्ज कराए। तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भी ऐसा नहीं करती थी 14 के पहले। थोड़ा बहुत तो चलता है राजनीति के अंदर, लेकिन पूरा उसी के दम पर चुनाव जीतने का यह नहीं कभी चला कि विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश, एक प्रयास सोची समझी रणनीति के तहत की जाए। इस बात से भी इस पर बल मिलता है कि अब न्यायपालिका के अंदर भी जज कोई फैसला दे दिया तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, इस तरह के कानून बना दिए जा रहे हैं, जजमेंट दे दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग कितना भी वोट चोरी करके कोई मोदी को सरकार में कायम रखे, उसके ऊपर रिटायरमेंट के बाद कोई भी एफआईआर नहीं होगा, कोई क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे। यह जो चीजें की जा रही हैं, क्यों की जा रही है, यह इसे ही कहते हैं डर। डर बहुत जरूरी होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो डर कायम किया था, जैसे गुंडागर्दी करने वाले लोग जो डर कायम करते हैं एक जनता के बीच में, और जब वह डर खत्म होता है तो वह डरने लगते हैं। तो अब मोदी डरने लगे हैं, शाह डरने लगे हैं, क्योंकि इनका डर लोगों के अंदर से निकल गया। और यह काम राहुल गांधी ने किया, यह चुनौती राहुल गांधी ने दिया। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू भी आईना दिखाने लगे अमित शाह के दफ्तर में आकर के और कहे कि भैया मनरेगा कानून खत्म किए ना, जी राम जी लाए तो तुमको लागू तो करना नहीं है, पैसे है नहीं तेरे पास, तो उसकी कीमत दे दो अब, और वरना राहुल गांधी का ऑफर हमारे पास में है तो हम इधर से उधर चले जाते हैं, फिर ढोल बजाते रहना। अब यह आईना जो दिखा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, या गृह मंत्री के दफ्तर में अमित शाह के राहुल गांधी का जिक्र हो रहा है, तो सोचिए राहुल गांधी कितनी बड़ी चुनौती है मोदी शाह के लिए, कितने बड़े काल बन गए हैं इनके लिए। इकलौता शख्स जो किसी से नहीं डरता, खुलेआम चुनौती देता है पूरे देश के अंदर। अब राहुल गांधी की एक एक कही हुई बात सच साबित हुई है, और मोदी साहब बैकफुट पर आकर के खड़े हुए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका अब विरोध शुरू हो गया है, और चेहरे को हटा देना, यानी कि आप यह समझ सकते हैं कि 2026 पार नहीं कर पाएंगे मोदी और शाह, इन्हें निकाल करके राजनीति से चला जाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी दशकों तक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, एक झटके में खलास वाली परिस्थिति आ जाएगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सेकेंड कैडर पार्टी के अंदर तैयार ही नहीं किया है, बल्कि पर्ची वाला सीएम, पर्ची वाला अधिकारी, पर्ची वाला कार्यकारी अध्यक्ष, पर्ची वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष, पर्ची वाला सीएम, पर्ची वाला मंत्री, सब तैयार किया है। जो चुनाव जीत करके आए वह उनका कोई कदर नहीं है, और जो चुनाव जीत करके नहीं आए, राज्यसभा के जरिए आए, वह मंत्री बने हुए हैं। अब जो वित्त मंत्री बनी हुई हैं इस वक्त, निर्मला सीतारमण, उनके पति प्रकला प्रभाकर बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, कहते हैं कि झूठी सरकार है, झूठे आंकड़े पेश करती है, अपनी पत्नी को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और बेचारी निर्मला सीतारमण हलवा बना करके अधिकारियों को खिलाने में लगी रहती है। यह काम इन लोगों का रह गया है, राष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं रहा, सब मोदी जी संभालते हैं, अमित शाह संभाल रहे हैं।
राष्ट्रपति तो ये गुड्डा गुड्डी की तरह बैठा दी गई है, बस चल रहा है। और न्यायपालिका से इंसाफ की गुहार आप लगा नहीं सकते क्योंकि वह सरकार के साथ है, और चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वह चोर है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह राजनेता कह रहे हैं कि वोट चोर है, वोट चोर गति चोर। अब ऐसे में अंधभक्त भी जो इस सरकार के साथ थे वह भी साथ छोड़ दे और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आवाज उठे कि चेहरा बदल दो, अन्यथा यह व्यक्ति देश भी बेच डालेगा, भाजपा का तो बात ही छोड़ दो, तो फिर एक चुनौती खड़ी हो जाती है और डर समा जाता है। वही डर इस वक्त मोदी शाह के अंदर है। चुनाव जीतना इनका पेशा बस है, चुनाव जीतने के लिए सिर्फ यह काम करते हैं कि कैसे ब्यूरोक्रेसी का फायदा उठा लेंगे, सत्ता में रहेंगे तो ही उठा पाएंगे, कैसे वोट चोरी कर लेंगे। मतलब चोर डकैत वाली मतलब एक झुंड इस देश में तैयार हो गई है, जो किसी चीज से मतलब नहीं, देश बिक जाए, गुलाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, सरकार तो हमारी है, हम जीत रहे हैं चुनाव, लेकिन कैसे जीते, यहां पर उनके मुंह में ताला लग जाता है, चूहा बन करके बिल में डूब जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस वक्त मोदी की सरकार अल्पमत की सरकार है, बहुमत की नहीं है भाजपा। 240 पर है, वह भी 240 कैसे आ गई आप सभी जानते हैं उसके षड्यंत्र को, कि 70-80 सीटें चोरी की हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग तो चुनौती है, यह सरकार अगर 240 के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बरकरार रह रही है, बाकी सब सहयोगी समर्थन कर रहे हैं, तो एक चुनौती यह देश के लिए कि वह सहयोगी क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं, एक बार धक्का मार के खदेड़ दे, चल हट कुर्सी से, पूरे देश को बेचने आया है। तो यह सौदेबाजी क्या, इस देश की जनता को यह बात सोचना पड़ेगा और इसका फैसला जनता को ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह नेता सब अब सौदेबाजी में ही लगे हैं। मोदी शाह से समर्थन लेना भी एक चुनौती, किस चीज का चुनौती यह नहीं समझ आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ना चाह रहे हैं मोदी शाह, ममता बनर्जी को चुनाव हराना चाह रहे हैं और उनको परेशान कर रहे हैं मोदी शाह, चंद्रबाबू नायडू के साथ धोखा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो इनका साथ क्यों दे रही है ये लोग। ममता बनर्जी भी तो उसी में है, आज अपने पे पड़ी है तो चिल्ला रही है ना। यही चीज अगर मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए प्रयास किया होता तो कब की मोदी सरकार गायब हो गई होती, आज यह नौबत ही नहीं आती। आज फाइल नहीं छीनना पड़ता, एफआईआर नहीं करना पड़ता, सड़कों पर चिल्लाना नहीं पड़ता, लेकिन कहते हैं कि स्वार्थ में सब कुछ करते हैं यह नेता। तो ऐसे भी का स्वार्थ था, अगर मोदी की सरकार नहीं रहती तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं सीएम रहती। तो यह सब चीजें समझनी पड़ेगी, लेकिन अब मोदी सरकार चुनौती है और मोदी सरकार चारों तरफ से घिर गई है, सड़कों पर भी लोग और अपने भी आंख दिखाने लगे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी का ऑफर है मेरे पास, सोच लो, यस तो ठीक है और नो तो फिर हम चल दिए। अब देखते हैं किसमें कितनी है दम, किसमें कितना है दम, वो बताएगा, लेकिन वक्त नजदीक है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बहुत कुछ तस्वीर भी आपको दिखाएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।